हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी पीएसआई और ऑप्शनल की डिस्कशन को। इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एरिस्टोटल के बारे में। हम बात कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो एरिस्टोटल की थ्योरी है इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो जानते हैं कि एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है क्या। देखो, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रेवोल्यूशन क्या है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप मुझे बताओ कि जनरल इस अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है रेवोल्यूशन को लेकर। क्या होती है क्रांति? अब क्रांति वर्ड जब भी आपके मन में आता होगा तो आपको ऐसी थिंकर्स का नाम मन में आता होगा ना याद, लाइक कार्ल मार्क्स जो बात करता था कि पावर जो है वो पूंजीवादी व्यक्तियों के हाथ से निकलकर वर्कर्स या प्लोरिटेरिएट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के हाथ में जानी चाहिए। क्रांति का दृश्य आपके मन में कुछ ऐसे ही आता होगा रिया, मयूर के सड़कों पर कुछ लोग खड़े हैं और इस वक्त देश के तख्त पर जो लोग बैठे हैं उनको हटाकर एक कूप करने की तैयारी है उनकी, तख्ता पलट करवा कर कि वो खुद सत्ता में आना चाहते हैं। और ये रेवोल्यूशन में कुछ लोगों की जानें भी जाएंगी, खून भी बहेगा और ये पीसफुल तरीके से नहीं हो पाएगा। राइट? बताओ गलत कह रहा हूं तो मैं? रिया, मयूर, यही आता होगा क्रांति का एक दृश्य जब मन के अंदर आता होगा। एटलीस्ट खून खराबा ना भी हो तो ये तो मन के अंदर आते ही हो गया कि सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ सड़कों पर कहीं है ना, और वो देश के अंदर कुछ किसी ना किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, कोई एक मेजर चेंज लेकर आने की बात कर रहे हैं। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो रेवोल्यूशन है ना वो थोड़ा सा एक अलग चीज़ है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रेवोल्यूशन बिल्कुल छोटे से छोटे स्तर पर, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्रांति वो चीज़ है कि अगर आप बिल्कुल छोटे स्तर पर क्रांति की बात करो ना, जैसे हम कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम कोई चेंजेस लेकर आने वाले हैं, जिसको हम अपने देश की भाषा में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या आ रहा है, अमेंडमेंट। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये भी एक प्रकार की क्रांति है, ये भी एक रेवोल्यूशन है। तो एरिस्टोटल बहुत प्यारा एक बटरफ्लाई मीनिंग देता है रेवोल्यूशन को। ठीक है, समझते हैं एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन को। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हाउ डज एरिस्टोटल डिफाइन द टर्म रेवोल्यूशन, हमें इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रकार की जो लाइनें होती ना दोस्तों, मैंने आपको बताया था वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जो है वो आपका पार्ट है एथिक्स के पेपर का, जीएस पेपर 4 का, है ना। तो उसके अंदर अगर आप पास में देखोगे तो एरिस्टोटल वगैरह के स्टेटमेंट्स, प्लेटो के स्टेटमेंट डायरेक्टली एग्जाम के अंदर आते हैं। आप पी/क्यूज को चेक करोगे तो आपको वहां पर दिखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आप इन थिंकर्स को समझते हो तो आपकी एथिक्स में और ऐसे राइटिंग में बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रेवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? एरिस्टोटल कहता है रेवोल्यूशन एक ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज है, इंपॉर्टेंट चेंज है, एक ऐसा परिवर्तन है जिसकी महत्वता है। ठीक है, अब वो चेंज होना चाहिए या तो संविधान के अंदर, या तो इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर गवर्नमेंट के अंदर, सरकार के अंदर। अब यहां पर एरिस्टोटल बात करता है, जब भी रेवोल्यूशन की बात करता है, कहता है ये जो चेंजेस हैं संविधान के अंदर या सरकारों के अंदर जो आ रहे हैं ना, ये लार्ज या फिर स्मॉल शिफ्ट्स इन पावर हो सकता है। छोटे चेंजेस पावर के अंदर या बड़े चेंजेस पावर के अंदर। ठीक है, पावर किसके हाथों में है, उसके अंदर छोटे छोटे चेंजेस या उसके अंदर बहुत ही कोई विशाल चेंज। अब एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये जो रेवोल्यूशन है, ये जो चेंजेस हैं, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रेवोल्यूशन चेंज है। पहले तो इतनी बात याद रखना कि शुरू में इतना ही याद रखो आप पहले एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन को, कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रेवोल्यूशन का मतलब है चेंज। वो चेंज संवैधानिक हो सकता है या सरकारों के अंदर कुछ फेरबदल को लेकर हो सकता है, छोटे लेवल पर हो सकता है या बड़े लेवल पर हो सकता है। तो एरिस्टोटल कहता है कि इन चेंजेस के पीछे जो कॉजेज, जो कारण अवेलेबल हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं,
वो कुछ जर्नल कॉजेज भी हो सकते हैं या तो कुछ स्पेसिफिक कॉजेज भी हो सकते हैं। अब यहां पर जब एरिस्टोटल बोलता है कि देयर कैन बी जर्नल कॉजेज ऑल्सो, कुछ जर्नल चीज़ों की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, कुछ पर्टिकुलरली सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, देश की व्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कुछ ऐसी दिक्कतें हैं कि स्पेसिफिकली उसको चेंज करा जाए तब भी वो एक क्रांति है। तो एरिस्टोटल यहाँ पर बड़े सारे ये जो फैक्टर्स हैं, वैसे तो मैक्रो लेवल पर ये कहता है देयर कैन बी जनरल कॉजेज एंड स्पेसिफिक कॉजेज ऑल्सो। इस चीज़ को थोड़ा सा इलेबोरेट करता हुआ एरिस्टोटल ये कहता है कि कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इस प्रकार के रेवोल्यूशन को, इस प्रकार के चेंजेस को लेकर आने के लिए। मनोवैज्ञानिक स्तर पर लोगों के मन के अंदर कुछ बातें जो हैं उनको सता रही हो, उसकी वजह से भी ये चेंजेस आ सकते हैं। जैसे एरिस्टोटल कहता है कि लोगों को ये लग सकता है कि समाज के अंदर बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं, तो वो इस चेंज के लिए अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और ये जो असमानताएं हैं ये अलग अलग फॉर्म के अंदर हो सकती हैं। लाइक लोगों को ये लगे दैट देयर इज इन इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, देयर इज इन इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। ये लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर का कारण बनेगा चेंज को लेकर आने का। ठीक है। अब एरिस्टोटल ये कहता है कि ये जो सारे चेंजेस हैं, ये जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन का मतलब एरिस्टोटल की थ्योरी के अकॉर्डिंग चेंजेस, एंड चेंजेस एक प्रकार से अपने आप में क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है। तो एरिस्टोटल कहता है कि ये जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, ये चेंजेस अपने आप को मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, मतलब ये हमें देखने को मिलते कैसे हैं, हाउ दीज चेंजेस मैनिफेस्ट देमसेल्व्स। तो एरिस्टोटल कहता है इसके बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, एंड दीज रेवोल्यूशंस, दीज चेंजेस वर्क्स डिफरेंटली अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। ये जो चेंजेस आएंगे देश के अंदर, जैसे अलग अलग सरकारों की अलग अलग तरीके से स्थापना होगी, जो सरकारों के अलग अलग नेचर होंगे, उन सरकारों के नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के चेंजेस आएंगे। सारे देशों में सेम प्रकार के चेंजेस इसलिए नहीं आ सकते, एरिस्टोटल ये कहता है, बिकॉज हर एक देश की व्यवस्था के अंदर अलग अलग प्रकार की सरकारों की व्यवस्था होती है। तो एरिस्टोटल यहाँ पर 3 सरकारों का जिक्र करता है, 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जहाँ पर 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पहले आप देख लो, एरिस्टोटल कहता है, फिर कैसे चेंजेस आने हैं उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के हिसाब से, वो फिर निर्धारित इसी बात पर होगा कि सरकारें कैसी हैं। तो एरिस्टोटल कहता है 3 प्रकार की सरकारें होती हैं। एक डेमोक्रेसीज, दूसरी ओलिगार्कीज, और तीसरी मोनार्कीज। ठीक है। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इन देशों के अंदर, चाहे किसी देश के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, ओलिगार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। आप डेमोक्रेसी को तो दोस्तों आप जानते हो, जहां पर पावर लोगों के हाथ में रहती है, वोटिंग राइट्स होते हैं। मोनार्की के अंदर आप जानते हो कि किंग का कॉन्सेप्ट होता है। ओलिगार्की जो है वो अभी आपको मैं बताता हूं थोड़ी देर के अंदर। उससे पहले लेकिन आप ये जान लो कि एरिस्टोटल ये कहता है कि किसी भी फॉर्म की गवर्नमेंट अगर किसी देश के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, डेमोक्रेसी के अंदर, ओलिगार्की के अंदर या मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर रेवोल्यूशन की परिभाषा ये होगी कि ऐसे देशों के अंदर जहां पर ऐसी सरकारें हैं, तो या तो संवैधानिक लेवल पर चेंज आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर आ जाए, या फिर रूलिंग पावर के अंदर चेंज आ जाए, कि देश की व्यवस्था आपने डेमोक्रेसी से हटकर ओलिगार्की बना दी, ओलिगार्की से हटकर आपने मोनार्किकल बना दी, मोनार्किकल से हटकर आपने डेमोक्रेटिक बना दी, और
या फिर ओलिगार्की से हटकर आपने मोनार्की बना दी, या मोनार्की से हटकर कुछ भी बना दी, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है उसका, या तो इस प्रकार से चेंज आ जाए रूलिंग पावर के अंदर। और यहां पर एरिस्टोटल ये बोलता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई माइनर लेवल पर अगर हल्का सा एक ऑल्टरेशन भी आ रहा है, अगर एक माइनर लेवल पर हल्का सा एक ऑल्टरेशन भी आ रहा है, एक हल्का सा चेंज भी आ रहा है माइनर लेवल पर, कि आपने सिर्फ एक रूल को चेंज कर दिया, संविधान की किसी बात को चेंज कर दिया, रूलिंग पावर ने अपने किसी एक पावर के दायरे को चेंज कर दिया, तब भी वो एक प्रकार का रेवोल्यूशन ही है, तब भी वो एक प्रकार की क्रांति ही है। ये बोलता है एरिस्टोटल विद रिस्पेक्ट टू हिज थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, अब एरिस्टोटल ने हमें यहां पर बताए थे कि रेवोल्यूशन के लिए दो प्रकार के कॉजेज होते हैं रिस्पॉन्सिबल। एक उसने बोला दैट देयर आर जनरल कॉजेज, है ना, और एक उसने बोला देयर आर स्पेसिफिक कॉजेज। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि एरिस्टोटल की थ्योरी के अकॉर्डिंग, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, कुछ जर्नल कॉजेज कौन कौन से बन सकते हैं क्रांति को लाने के लिए किसी भी देश के अंदर। तो एरिस्टोटल ने आइडेंटिफाई करा कि जर्नल कॉजेज के अंदर सबसे पहले जो कॉजेज आते हैं, दोज आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवोल्यूशन। जहां पर लोगों के अंदर एक डिजायर पैदा हो जाए फॉर इक्वालिटी, समानताएं, ऑनर, रिस्पेक्ट, इज्जत, स्पेशली उनके मन में जिनको ये फील होता है, दोज हु फील दैट दे आर डिप्राइव्ड, या फिर उनको अनजस्ट तरीके से ट्रीट करा गया। ऐसे लोग जो हैं एक देश के अंदर, दे विल सीक चेंजेस, वो चेंजेस की डिमांड करेंगे। दूसरा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है जनरल कॉजेस की कैटेगरी के अंदर, दोज आर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। जब लोगों को लगेगा देयर इज इन इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जैसा कि मैंने अभी आपको नीचे बताया था, इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर रिसोर्सेस, और इन सब असमानताओं की वजह से, इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज की वजह से, अगर देश में दो चीजें पैदा हो गई तो फिर परिवर्तन आना अनिवार्य है, जरूरी भी है, एरिस्टोटल कहता है। तो वो दो चीजें कौन सी हैं? इस इनइक्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज की वजह से अगर पैदा हो गई सोशल टेंशंस या फिर सोशल अनरेस्ट। तो जब एरिस्टोटल हमें बताता है कि क्रांति के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं कुछ जर्नल कॉजेस, तब एरिस्टोटल ने नाम दिया साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को। बट व्हेन एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट दैट देयर कैन बी सम स्पेसिफिक कॉजेज ऑल्सो फॉर रेवोल्यूशन, तब इसमें एरिस्टोटल क्या बोलता है? एरिस्टोटल बोलता है कि स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन ना, सबसे पहले तो रूल याद रखना कि वो बोलता है स्पेसिफिक कॉजेज एक क्रांति को लेकर आने के लिए तब लाइमलाइट में आएंगे, तब पिक्चर में आएंगे, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेंगे, स्पेसिफिक कॉजेज दे विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। और मैंने आपको बताया कि एरिस्टोटल ने बोला 3 प्रकार की सरकारें होती हैं, ब्रॉडली 3 प्रकार की होती हैं। एक तो डेमोक्रेसी,
तो एरिस्टोटल बोलता है रेवोल्यूशंस जो हैं दे ऑफन अराइज, रेवोल्यूशंस ऑफन अराइज जब वेल्दी लोगों के ऊपर अटैक करा जाता है। अब अटैक का मतलब यहां पर ये आवाजें उठाना, ठीक है। रेवोल्यूशंस ऑफर अराइज फ्रॉम अटैक्स ऑन द वेल्दी बाय, यहां पर एक वर्ड बोलता है वो पॉलिटिशियन के लिए, और वो वर्ड है डेमागॉग्स। डेमागॉग बेसिकली दोस्तों नेता को ही कहा जाता है, पॉलिटिकल लीडर्स को ही कहा जाता है डेमागॉग्स। लेकिन डेमागॉग बेसिकली ऐसे नेता को कहा जाता है जो कि जनता के वोट को प्राप्त करते हैं, उनकी फीलिंग्स को इंसाइट कर कर, फीलिंग्स को जागरूक कर कर, या हेट्रेड फैलाकर, या किसी प्रकार के समाज के अंदर प्रेजुडाइसिस को उजागर कर कर। तो यानी कि वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए जब कोई पर्सन, कोई राजनेता रैशनल चीजों पे बात ना करते हुए लोगों के कमजोर पॉइंट पर खेलता है कि धर्म के बेस पर लड़ाइयां करवा देना, एक कम्युनिटी को ज्यादा सपोर्ट करना ताकि उसके वोट हमें मिल जाएं, या लोगों की भावनाओं को इस प्रकार से ठेस पहुंचाना कि वो लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों से चिढ़ने लगें, ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को दोस्तों हम कहते हैं डेमागॉग्स। तो एरिस्टोटल दोस्तों ये कहता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एक रेवोल्यूशन तब आएगा, ठीक है, जब रेवोल्यूशन ऑफन अराइज फ्रॉम अटैक्स ऑन द वेल्दी, अमीर लोगों के ऊपर अटैक करा जाएगा बाय डेमागॉग्स। लेकिन एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग डेमागॉग्स भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी हमेशा हर बार कोई अच्छे लोग नहीं है। डेमागॉग एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जो कि लोगों की फीलिंग को इंसाइट करेंगे, हेट्रेड को उजागर करेंगे समाज के अंदर, प्रेजुडिसेस को फैलाएंगे, रैशनल बेसिस पर वोट्स को सीख करने की कोशिश नहीं करेंगे, इन सारे फैक्टर्स पे वोट को सीख करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमें एरिस्टोटल आर्ग्यूमेंट देता है दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, दोज आर ओलिगार्कीज या ओलिगार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एरिस्टोटल हमें बोलता है रेवोल्यूशन तब होगा जब देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेल्दी एंड पुअर, ठीक है, या फिर अमंग डिफरेंट फैक्शंस, अमीर और गरीब के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तब भी रेवोल्यूशन आ सकता है, या फिर इसी पॉइंट में ये बोलता है व्हेन देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट फैक्शंस विद इन रूलिंग क्लास, जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्हीं के आपस के लोगों के बीच में लड़ाइयां हो गई, तू मैं शुरू हो गई। कुछ लोग बागी होने की कोशिश कर रहे हैं, दल बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनकी कंप्लेंट है कि हमें भी सीएम बनना है, पीएम बनना है। एक एग्जांपल बता रहा हूं, उस जमाने में वर्ड यूज नहीं होते थे सीएम पीएम वगैरह, लेकिन सरकार आपकी चल रही है, मान लो कि उस सरकार के अंदर कुछ लोग जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो बाकी पार्टी के लोग भी अब प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि हमें भी बनना है कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह, आप हमेशा उन्हीं को बनाते रहते हो, ऐसे तो हमारा कभी मौका ही नहीं आएगा, अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे। तो जब रूलिंग क्लास के फैक्शंस के लोगों के अंदर, रूलिंग क्लास के अंदर फैक्शंस, फैक्शंस का मतलब होता है ग्रुप्स, जब ग्रुपिज्म जब स्टार्ट हो जाए, जब ग्रुपिज्म स्टार्ट हो जाए तो ये भी एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये एक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट अगर हो वेल्दी और पुअर के बीच में। और तीसरे प्रकार का रेवोल्यूशन आ सकता है मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, मोनार्कीज में। और यहां पर एरिस्टोटल कहता है यह रेवोल्यूशन तब आएगा जब राजा अपनी पावर को एब्यूज करने लगेगा, यानी कि मिसयूज करने लगेगा। इस एम्बिशन के साथ
कि मुझे थ्रोन पर हमेशा बैठे रहना है, और जब दूसरे लोग राजा के इस तख्त को छीनने की या राजा को उस तख्त से उतरवाने की कोशिश करेंगे, उसके तख्त को और उसकी पावर को छीनने की कोशिश करेंगे, तो ये छीनने वाली जो टेंडेंसी है, उससे पावर को सीज करने वाली जो टेंडेंसी है, व्हेन अदर्स विल ट्राई टू सीज द पावर एंड एम्बिशन ऑफ द किंग और क्वीन, दिस विल रिजल्ट इनटू अ रेवोल्यूशन, अ क्रांति। अब एरिस्टोटल ये कहता है रेवोल्यूशंस ना अपने आप में अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो सोसाइटी को, कंट्री को, नेशन स्टेट को, सिटी स्टेट को वीक बनाते हैं। एरिस्टोटल कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन जरूरी होता है अगर चीजें गलत चल रही हो, लेकिन रेवोल्यूशन इतना आसान भी नहीं होता है। चाहे छोटे से छोटा परिवर्तन हो, चाहे बड़े से बड़ा चेंज हो, चाहे उसके पीछे जनरल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे स्पेसिफिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो, वो चेंज आएगा, अच्छे के लिए आएगा, लेकिन ये रेवोल्यूशन होना वैसे नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये कि एरिस्टोटल कह रहे हैं कि पहले से ही इतना अच्छे तरीके से चलो ताकि जनता वगैरह विरोध करने की कोशिश ही ना करे और क्रांति आए ही ना देश के अंदर। अब इसके लिए एरिस्टोटल ये कहता है कि देयर आर सम श्योर शॉट मेथड्स जिनको हम अपना सकते हैं टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ रेवोल्यूशंस। तो एरिस्टोटल ने बहुत सारे तरीके बताए जिसकी वजह से इस प्रकार की जो छोटे या बड़े लेवल की जो क्रांतियां किसी देश में आती हैं, क्योंकि उसकी वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं और टेंशन बढ़ सकती हैं और वो लंबे समय तक चल सकता है वो दौर क्रांति का। अगर ये हो ही ना, इसको अवॉइड करने की कुछ तरीके अपना लेने चाहिए हमें, ऐसा एरिस्टोटल कहता है। तो नंबर 1 तरीका है एंश्योरिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो एरिस्टोटल कहता है जब सत्ता में बैठे लोग ये इंश्योर करेंगे कि लोगों को न्याय मिले और समाज के अंदर समानता है, तो बेसिकली लोगों को ये फील होगा कि हमारे जो ग्रीवांसेस हैं वो इससे एड्रेस हो रहे हैं और इससे जो फेयरनेस है वो प्रमोट हो रही है, और स्पेशली ग्रीवांस से एड्रेस हो रही है और फेयरनेस जो प्रमोट हो रही है, वो लोगों को एक चीज में बहुत ज्यादा फील होनी चाहिए, दैट दिस फेयरनेस एंड जस्टिस and grievance redressal mechanism is available in terms of distribution of resources। ये ऑटोमेटिकली सब लोगों में फेयर तरीके से बांटे जा रहे हैं, और जब नहीं बांटे जा रहे तो अन्याय नहीं हो रहा है। न्याय को पाने के लिए चीजें अवेलेबल हैं, ग्रीवांसेस को एड्रेस करा जा रहा है। जिस दिन लोगों के मन में ये वाली फीलिंग आ गई, तो ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से क्रांति होनी थी, जनरल फैक्टर्स जहां पर लोगों को इनइक्वालिटी फील हो रही थी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज, जिसकी वजह से सोशल अनरेस्ट एंड सोशल टेंशंस समाज के अंदर पैदा हो सकती थी, ये अवॉइड हो जाएगा। दूसरा मेथड जो हमें एरिस्टोटल बताता है इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लार्ज स्केल और बिग स्केल ऑफ रेवोल्यूशन, एनी चेंज, दैट इज स्ट्रेंथनिंग the rule of law, strengthening the rule of law। इसके लिए इसके संदर्भ में एरिस्टोटल कहता है that there should be establishment of clear and impartial legal systems। क्लियर एंड इम्पार्शियल लीगल सिस्टम्स, जहां पर कानून की नजरों में सब लोग इक्वल होंगे और पार्शियलिटी नहीं होगी किसी के साथ।
अगला मेथड एंड तरीका जो हमें एरिस्टोटल बताता है इन ऑर्डर टू अवॉइड रेवोल्यूशन, दैट इज प्रमोटिंग मॉडरेशन एंड बैलेंस। प्रमोटिंग मॉडरेशन एंड बैलेंस। मॉडरेशन का मतलब ये होता है, एक प्रकार से वो भी बैलेंस ही होता है, कि चीजें एक्सट्रीम लेवल पर ना जाए। तो एरिस्टोटल कहता है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को कोशिश करनी चाहिए दैट दे शुड अवॉइड excessive concentration of power and wealth। और लास्ट तरीका जो हमें एरिस्टोटल बताता है इस रेवोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए, तो वो हमें एरिस्टोटल बोलता है that such kind of revolution can be avoided by fostering का मतलब होता है प्रमोटिंग देशभक्ति वाली भावना, पेट्रियोटिज्म एंड सिविक वर्च्यू, सिटीजन्स के राइट को रिस्पेक्ट करना। तो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनको एक बात को एनकरेज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कि सिटीजन्स जो हैं, जो नागरिक हैं, वो आइडेंटिफाई कर पाए। दे शुड बी एबल टू, मतलब सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनके लिए पॉइंट कहा जा रहा है दैट दे शुड एनकरेज सिटीजन्स टू identify with and also support their state। लोग सत्ता में बैठे लोगों से, नागरिक जो है वो सत्ता में बैठे लोगों से परे फील ना करें, दूर फील ना करें। सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए। और चलो अगर मान लो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं भी है, वो जनता के प्रतिनिधि नहीं भी है, तो जनता जो है वो उनको अप्रोच कर सके अपने ग्रीवांसेस के लिए। जनता को एक अपनापन फील होना चाहिए जिसके बिहार पर वो स्टेट को जनता सपोर्ट करेगी आगे चलकर, और देशभक्ति की भावना पैदा होगी उसके अंदर। और मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल साइंस है आईआर के संदर्भ में, स्टेट का मतलब ये एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ नहीं होता है। नेशन स्टेट, कंट्री को हम लोग स्टेट कहते हैं। ये जो एमपी, यूपी वगैरह ये जो राज्य होते हैं ना, इसको आईआर की भाषा में, पीएसआईआर में या जीएस पेपर 2 में आईआर में कभी भी आपको लिखना होता है तो हम इंटरनेशनल लेवल पर इनको कहते हैं प्रोविंसेस। जैसे भारत आईआर के संदर्भ में एक स्टेट है, एक नेशन स्टेट है, एक कंट्री है। और ये जो एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मणिपुर, ये जितने भी ये राज्य हैं भारत के, वैसे तो हम इसको अपने देश में स्टेट्स कहते हैं, स्टेट्स ऑफ इंडिया। आईआर के संदर्भ में ये स्टेट्स नहीं कहलाते हैं, प्रोविंसेस कहलाते हैं। तो दिस इज हाउ एरिस्टोटल ने बताया कि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम रेवोल्यूशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंश्योरिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी, स्ट्रेंथनिंग द रूल ऑफ लॉ, प्रमोटिंग मॉडरेशन एंड बैलेंस, एंड फोस्टरिंग या प्रमोटिंग पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति वाली भावना, एंड सिविक वर्च्यू, जहां पर जनता आइडेंटिफाई कर सके अपने आप को अपने रूलर्स के साथ, एंड अल्टीमेटली जब उनको रूलर्स के क्लोज फील होगा जनता को, तो देशभक्ति की भावना जनता के मन में उजागर होगी और वो अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे किसी भी वक्त पर। तो ये थी एरिस्टोटल की दोस्तों थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। यहाँ पर रेवोल्यूशन का मतलब कोई, जैसा हम क्रांति को आज के संदर्भ में समझते हैं, एरिस्टोटल ने उस क्रांति की बात नहीं करी है। एरिस्टोटल कहता है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग वो कहता है अपनी थ्योरी के अंदर कि क्रांति बड़ी हो सकती है, लेकिन एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, उसके व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग, छोटे लेवल पर भी अगर कोई चेंज आता है, चाहे वो संवैधानिक लेवल पर आए
या फिर जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनके कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हमें कुछ चेंजेस लेकर आना हो तो वो भी एक प्रकार से क्रांति का ही काम करते हैं। और उसके पीछे एरिस्टोटल कहता है कि दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रॉडर कैटेगरी में। देयर आर सम जर्नल कॉजेज लाइक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। देयर आर सम स्पेसिफिक फैक्टर्स लाइक, और स्पेसिफिक फैक्टर्स में वो ये कहता है कि वो डिपेंड करते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो आपके देश में, डेमोक्रेसीज, ओलिगार्कीज या मोनार्कीज। एंड देन ही टेल्स अस अबाउट some methods by which we can prevent such kind of revolution, क्योंकि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ऐसे रेवोल्यूशन लंबे समय के लिए अच्छे नहीं होते हैं देश के लिए। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।